जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने घोषणा पत्र के साथ सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए विवाद और नई नई बहस शुरू हो जा रही है। इस बार चुनाव के ठीक बीचों बीच एटम बम को लेकर यह बहस शुरू हो गई। सवाल यह कि यह मुद्दा कहां से आया। 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो आज देश की सियासत में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में परमाणु हथियार, नेवी बेस और क्वाड का जिक्र किया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सवाल उठाए हैं। जी हां, पाकिस्तान की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर प्रहार किया है। साथ ही दावा किया गया है कि विपक्षी गठबंधन देश के परमाणु हथियारों को दरिया में डुबोना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव की जंग में कहां से आ गया एटम बम। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला सामने आया है। इंडिया के एक दल का खतरनाक ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। बड़ा प्रहार किया गया इंडिया अलायंस पर। सीपीआईएम के घोषणा पत्र को लेकर यह प्रहार किया गया है। इंडिया अलायंस कह रहा है एटमी हथियार नष्ट करेंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्ति विहीन करना चाहता है। अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इंडिया अलायंस में शामिल सीपीएम की तरफ था। क्या सीपीएम ने वाकई ऐसा कोई वादा किया है? यह जानने के लिए सीपीएम का मैनिफेस्टो देखते हैं, उसके घोषणा पत्र पर एक बार नजर डालते हैं कि क्या बड़ी बातें हैं घोषणा पत्र में। तो ये देखिए, यह आपके सामने है वीडियो वॉल पर घोषणा पत्र में, जहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है। देखिए, सीपीआईएम परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों और जैविक हथियार शामिल हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करेगी। उसका जो अंग्रेजी अनुवाद था वो भी ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो इसे इस घोषणा पत्र में मेंशन किया गया है। निधि जी हां, और इसमें देखिए कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये इसको एलिमिनेट करने की बात कही गई है। सीपीआईएम परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों और जैविक हथियार शामिल हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करेगी, ये बात कही गई है। अब आपको सीपीएम के घोषणा पत्र की बड़ी बातें दिखाने जा रहे हैं। सीपीआईएम के घोषणा पत्र की जो बड़ी बातें हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला दावा क्या किया गया है सीपीआईएम की तरफ से, सरकार आने पर सभी परमाणु हथियार नष्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो दूसरा दावा यह है क्वाड, I2U2 समेत यूएस से रक्षा समझौते से देश को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल। और देखिए, तीसरा दावा है हमारी जमीन से विदेशी मिलिट्री बेस हटाएंगे। चौथा दावा, भारत के बेस में दूसरे देश की सेना को इजाजत नहीं देंगे। यह भी मेंशन किया गया है तब जबकि भारत के कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और जिनके साथ न सिर्फ भारत बल्कि भारत को भी उनकी सीमाओं में कई बार मदद मिलती है। तो इसको भी एक तरीके से इसमें मेंशन किया गया। करेंगे इसी पर बात, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो बातें कही गई हैं इसका अर्थ क्या है और क्या ये चुनाव में अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, फयाज अहमद खान, नेता सीपीएम, और अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद है। पहला सवाल फयाज अहमद साहब आप ही से, ये जो परमाणु हथियारों को एलिमिनेट करने का जिक्र है घोषणा पत्र में, क्या आप दर्शकों को, देश को समझाएंगे कि इसका भारत के संदर्भ में क्या अर्थ निकलेगा?
फयाज अहमद साहब, क्या आवाज आपको मिल रही है मेरी? मतलब आश्चर्य है कि मैंने कुछ देर पहले ही दिखा रहे थे, आपकी आवाज मिल रही, क्या हमारी आवाज आपको जी मिल पा रही बिल्कुल है? बिल्कुल जी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी हेलो, फयाज साहब सुन रहे हैं हमारी आप? आवाज मिल रही है आपको? जी जी सुन रहे हैं आपको। हेलो, बिल्कुल मिल रही है, आप अपनी बात कहें। सुन रहे हैं आप? फयाज अहमद साहब बस अपनी थोड़ी बात- देर पहले हम देख रहे थे गेम चेंजर और सब गेम हम देख रहे थे, मोदी जी और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। असल में ये विकृत कर रहे हैं हमारा, हम लोग हमेशा जी जी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ रहे। जी आज तक दुनिया देख रही है हिरोशिमा और नागासाकी को। हम कभी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जिससे जनहानि हो, जनता का हानि हो, वो काम नहीं चाहते हैं। देश का सुरक्षा सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हमारे बेस में आकर के गढ़ बनाएंगे बाहर के, वो हम नहीं होने देना चाहते हैं। मोदी जी अपने आप को देश प्रेम का बात करते हैं, आओ बॉर्डर पर करके वो इंडिया की, और बार बार में कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आता है तो पाकिस्तान के कंपनी से ले लेते हैं। तो मोदी जी आज खड़ा होकर के युवाओं के साथ गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश की जनता को हमने वादा किया था। अब मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला देश के अंदर में? महंगाई पर रोक क्यों नहीं लगी देश के अंदर में? इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर से लोग जब कोविड के अंदर भुगत रहे थे तो कोविशील्ड दवाई कंपनी से बॉन्ड ले रहे हैं, देश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे को ये परमाणु बम के कारण हो रहा है, नहीं भारत के परमाणु बम के कारण हो रहा है ये, इसलिए निर्वाचन नहीं अरे भाई सुनिए फयाज जी, नहीं इस समय चर्चा ये है, एक एक करके हम देखिए, हम सबके पास नहीं एक आध तो टोका टोकी होगी ना। ये लगातार बोल रहे हैं कि भारत के परमाणु बम के कारण क्या ये सारी समस्या पैदा हुई है, और माकपा परमाणु बम खत्म कर देगी तो समस्या सुलझ जाएगी। इंडिया और भारत शुरू कर दिए। अवधेश जी आपके पास आऊंगी, पूरी बात कर लेने दीजिए। बात बिल्कुल ऑफ द ट्रैक। परमाणु बम के क्या जा रहा है, हमेशा से परमाणु बम के विरोधी सिलेबस क्या है और जवाब क्या लिखा है? आज भी देखिए, ऐसे- फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन एक में, सेकंड, गाजा बात में पूरी तो कर हाल लेने। हो रहा है। धनंजय जी, आपके इतने पास भी मासूम आऊंगी, बच्चे मारे जा रहे हैं उस जगह में। लेकिन आपने प्रीति सवाल क्या पूछा, ठीक है, सवाल ठीक क्या है। पूछा और जवाब क्या दे रहे? नहीं नहीं फयाज साहब, दीदी, सवाल आपने ये पूछा था, क्या है? बोलने की सुन फयाज नहीं साहब, पाते हैं। सवाल ये था फयाज अहमद खान साहब, एक मिनट सुन लीजिए। चुनाव देश का है और देश के चुनाव में एटम बम का क्या काम, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने पहले यूपीए से भी हाथ खींचा था जब आप यूपीए की सरकार थी, न्यूक्लियर वेपन्स के मुद्दे पर आपने खींचा था। लेकिन ये एक तरह से शक्ति है भारत की, उसे खत्म करने की बात क्यों की जा रही है, वो भी मैनिफेस्टो में? क्या उसका औचित्य क्या है? सवाल ये पूछा गया। हमारे निर्वाचन, जब निर्वाचन होता है तो देश में विदेश की नीतियों को भी निर्वाचन में देश की सरकार का एक हिस्सा होता है कि हमारी विदेशी नीतियां क्या होगी। हमारे देश के अंदर में अभी मोदी जी इतने देशभक्त हैं, आर्मी जैसे जगह में जहां पर कि फौजी देश की मतलब जो सेना जो रक्षा करते हैं, उस जगह जाकर के सेनाओं को वहां कॉन्टैक्ट बेसिस में लिया जा रहा है। वो देश की क्या रक्षा करेंगे? हम चर्चा नहीं करेंगे अपने इलेक्शन। नहीं ठीक है, आपने अपने मैनिफेस्टो में सारी चर्चा की, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं आप, थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने एक विषय है कि एटॉमिक बॉम्ब को लेकर जो एक अप्रोच दिखाया गया है मैनिफेस्टो में, उस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का, क्या डिफेंस है? धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी, सवाल यही है कि एक ऐसे दौर में जब देश की सुरक्षा हर देश के लिए अहम है और वेपन्स ऑफ डिटरेंस जिस न्यूक्लियर वेपन को कहा जाता है उसको खत्म करने की बात सीपीएम के मैनिफेस्टो में है, पार्टी का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है? रवि जी, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि क्षमा दया तब त्याग, ज्ञान को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सशक्त, सबल, समर्थ, शक्तिमान भारत के कृत संकल्प हैं, वहीं एक ऐसी पार्टी है जो पड़ोसी देश के साथ उसके साठगांठ है। और ये चाइना वार के समय जो पार्टी स्प्लिट हुई थी, कुछ लोग कहते थे कि भारत ने चाइना के ऊपर आक्रमण कर दिया है, वो उन पार्टियों से, और कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग क्या है, ये दुनिया जानती है। ये लोग कि उस दौर की आप याद करिए जब चंद्रगुप्त और चाणक्य पूरे भारत को एकीकृत कर रहे थे, आम भी ने उस समय भी विदेशियों से हाथ मिलाए थे। तो भारत अपने शक्ति के, अपने निर्बलता के कारण कभी नहीं पराजित हुआ। लगातार जो पददलन हुआ है वो आंभी और जयचंद और तमाम ऐसे लोगों से हुआ है। और जो पार्टियां इस तरह के कृत्य कर रही है, ये कृत्य पुराना है, कोई नई बात नहीं है। इस पुण्य भूमि को भोग भूमि समझने वाली कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट लगातार भारत को निर्बल करके और पड़ोसी देश
मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि चाइना के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तब ये पार्टी स्प्लिट हुई थी, क्योंकि कुछ लोग उस समय उनके साथ भी थे और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने उस समय कहा था कि ये लोग क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। वो सब आज चुनाव का समय ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य, इन देशों ने भारत में घुसपैठ और आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद को तो हमेशा प्रश्रय दिया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। आज अमूमन जंगल में भी मंगल है, तो उसका कारण नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। आज कश्मीर में जो लगातार आतंकवाद फन फैलाए हुए था, आज केसर का तिलक किया गया भारत माता के मुकुटमणि पे, तो आज एक सबल समर्थ और महत्वपूर्ण सुस्फूर्त भारत की जो कल्पना की जा रही है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत जो विकास कर रहा है, और लगातार आज हम डिफेंस में 0% एक्सपोर्ट करते थे, आज डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दुनिया हमारा लोहा मान रही है। आज विश्व के सामने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई छूरा, एक नई मिसाल कायम कर रहा है। वैसे में जो तत्व यहाँ के छुपे हुए गद्दार हैं, छुपे हुए कॉकरोच हैं, छुपे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को इस राष्ट्र की जनता ने पहले भी पहचाना है। दुनिया के मजदूर और अपने 17 पार्टी बना के चलेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा भाषा में संयमता रखें और ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य के साथ अपनी बात रखें, ये बात डिबेट में आगे बढ़नी चाहिए। अवधेश कुमार जी, बीजेपी 2-2 कह रही है कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, और डिफेंस में जब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क की सीमा दूसरे मुल्कों से जुड़ती है, तब ऐसा मैनिफेस्टो में बात कही जाना ये समझ में नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए, आपने कहा भाषा की संयम रखी जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश विरोधी बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पूरी जो न्यूक्लियर मतलब डिप्लोमेसी है, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रक्षा नीति है, उसके विरुद्ध बोलना, यह क्या भाषा का संयम है? जब 1998 में जब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसी तरह मोर्चा खोला था जैसे चीन ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी देशों ने हमारे खिलाफ खोला था, और ये सड़कों पर उसके खिलाफ उतरे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जबकि पूरा देश इसके साथ था। 1964 से 1966 तक चीन ने लगातार न्यूक्लियर विस्फोट किया, स्वयं को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी विरोध नहीं किया कि चीन का गलत है, बल्कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का विभाजन चीन समर्थक और विरोध की नीति पर हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के समर्थन में थी, और जब विभाजन हुआ 64 के बाद, उस समय तक चीन ने न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया था। इनके घोषणा पत्र में कभी नहीं आता है कि चीन को भी खत्म करना चाहिए। कि अमेरिका के विरोध में बोलेंगे कि भारत की रक्षा संधि खत्म कर दो, क्योंकि अमेरिका से हमारी रक्षा साझेदारी है, हम उसके लॉजिस्टिक का आपका कहना है कि इस मामले में लॉजिस्टिक, सुनिए, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन दुनिया भर में जो रक्षा से भारत को घेर रहा है, वो जो क्वेट को खत्म कर दो, लेकिन चीन तो आपका यही आरोप है कि लेफ्ट की पार्टियों का चीन को लेकर दुनिया में भारत को गिराने वाली नीति है। जब भारत पर बैन लगा था, भारत डिप्लोमेसी, ठीक है अवधेश जी, चलिए, और चीन उसके अनिल यादव इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत का घोषणा पत्र है ये, मुझे लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनिल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अनिल जी, कांग्रेस के रेजिम में बुद्धा स्माइलिंग हुआ और पहला परमाणु जो है विस्फोट हुआ, पहला परमाणु परीक्षण हुआ। बीजेपी के रेजिम में, एनडीए के रेजिम में बुद्धा स्माइलिंग अगेन दूसरा हुआ। आप लोग भी आपकी पार्टी परंपरागत तौर पे उसके पक्ष में रही है, लेकिन इंडिया अलायंस का एक घटक दल कहता है कि नहीं, हम इसके विरोध में हैं। घोषणा पत्र में बाकायदा उसको मेंशन किया जाता है। आप कैसे देखेंगे इसे, कैसे डिफेंड करेंगे इसे? देखिए, आपने खुद ही बता दिया, और 1974 में इंदिरा गांधी जी ने बुद्धा स्माइलिंग की शुरुआत करी थी। राजस्थान के पोखरण में पहला धमाका हुआ था और दुनिया को बताया था कि भारत जो है पूरी तरीके से सशक्त देश है। और उसके बाद भी आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बिल्कुल सही कहा, बुद्धा स्माइलिंग 2 लॉन्च हुआ, और उसकी भी हमने जो भी सहयोग उस समय हो सकता था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव साहब के बाद अटल बिहारी जी आए थे, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर टॉक होती है, उसमें बहुत सारी सीक्रेट चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं। अगर हमारी मंशा उस समय भी खराब होती है, हमने पूरा सहयोग किया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग किया। और उसके बाद भी जब 2006 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने अपनी सरकार की परवाह नहीं की, लेकिन देखा कि भाई हमारा देश सशक्त रहना चाहिए, और जो चीजें हमारे देश को मजबूत बनाती है उसमें खड़े रहे, चाहे उसके लिए हमें अपनी सरकार भी गिरानी पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब आप बात करेंगे कि भाई ये आजकल मुद्दा आ क्यों रहा है। देखिए, देश में चुनाव है और मोदी जी मुद्दा विहीन हो गए हैं। कभी उन्हें हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिखाई देती है, कभी परमाणु दिखाई देता है, एटम बम दिखाई देता है। मुझे भी एटम बम दिखाई दे रहा है, देश में जो बेरोजगारी का फट पड़ा हुआ है,
जो भ्रष्टाचार का जो एटम बम फट चुका है वो दिखाई दे रहा है, जो महंगाई का भ्रष्टाचार फट चुका है, एटम बम फट चुका है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आप तो मुझे लगता एटम है बम की बात कर रहे हैं, जो जिस एटम बम की बात सीपीआईएम ने किया है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं सशक्त होना चाहिए। जब भारत सशक्त है और पड़ोसी मुल्क भी सशक्त हैं परमाणु हथियारों से, तो उसे एलिमिनेट करने की बात सीपीआईएम क्यों कह रहा है अपने घोषणा पत्र में? आपने मेरी बात शायद ध्यान से सुनी नहीं। मैं सशक्त होना नहीं चाहिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश को सशक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी है, परमाणु को लाने वाली, शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो फिर तो आपत्ति होनी चाहिए आपको। 2006 में हमें अभी अगर अपनी सरकार भी गंवानी पड़ती तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन लाइंस के साथ आपत्ति होनी चाहिए। आप स्वीकारते हैं ये बात? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कर दूं कि हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड रहा है। हमारी पृष्ठभूमि देखिए, देश को मजबूत करने की जहां जहां बात आएगी आपको कांग्रेस की के काम दिखेंगे उसमें, और उसको नींव को मजबूत करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई। आप विरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं? ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं कि एलिमिनेट किया जाएगा जी न्यूक्लियर वेपन्स को। मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। विरोध करते हैं। देखिए, सीपीएम, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। इधर उधर की बात नहीं, मुद्दे पर बताइए। कम्युनिस्ट के साथ हैं विरोध में? अरे सुन लीजिए भाई, देखिए कई जगह अगर हमारे आप गठबंधन को भी देखेंगे तो कई जगह हम उनके आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी हर पॉलिसी पे हम अग्री करेंगे। आप देख लीजिए केरला में हमारे आमने सामने चुनाव हो रहा है। तो देखिए, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट कर दूं कि हमारी नीति अलग है और कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है। ये तो कल तक जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ सरकार बनाए हुए थे, उसके बाद भी इनकी पॉलिसी भी तो चेंज हुई थी। ठीक है, यानी कि इस मुद्दे पर आप सहमत नहीं है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। फयाज साहब, कांग्रेस के लोग नहीं मानते कि परमाणु हथियार खत्म करने चाहिए। अन्य देशों के साथ जो स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं, जो देश की सेना यहां आती है अभ्यास के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, हम वहां जाते हैं, ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में इस क्लॉज का कांग्रेस अग्री नहीं करती इस पे। अभी आपने सुना भी। पहली बात तो यह है कि अगर देश की सीमा को सुरक्षित करना है तो भारत सरकार को अपने डिफेंस की नीति को बदलना होगा। जहां पर के आर्मी वाले सेना, जो हमारे सेना देश की सीमा पर जो है देश का सुरक्षा करते हैं, अगर वहां पर अगर अपॉइंटमेंट 4 साल वाला हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा, फिर भटक रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, परमाणु हथियार होने से देश सुरक्षित है क्या सुरक्षित कह रहे हैं? परमाणु हम हथियार कह रहे हैं परमाणु हथियार के परमाणु शक्ति है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? परमाणु हथियार के हम बराबर कहते हैं हम परमाणु हथियार या हमले के विरोधी हैं हमेशा से। पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल होकर जन हानि होती है, जनता का जीवन लिया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, हम इसको विरोध हमेशा रहते हैं। उसी में एक जगह हमने ये भी कहा है मैनिफेस्टो में, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिफेंस। इसको क्यों नहीं कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिफेंस डील्स टू प्रिवेंट करप्शन, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, trial and punishment in case of corruption, particularly those concerned with the defense in our country। हमारे कंट्री में परमाणु को लेकर के मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना करप्शन है डिफेंस को लेकर के, उसको लेकर हमने कहा है साफ करेंगे। तो इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? असल में डाइवर्ट किया जा रहा है। देश की जनता रोजगार मांग रही है, देश में बेकारी ज्यादा है, बेरोजगारी है। जब लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, किसान आंदोलन अपने फसल के कीमत के लिए कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी अपने शिक्षा के अधिकार, तो उस जगह में डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी एक दूसरा मुद्दा लेके चले आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर में क्यों नहीं आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को सामने क्यों नहीं लाते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? निर्मला सीतारमण के पति देव जी जब कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड उनको बम लग रहा है, न्यूक्लियर से बड़ा चीज है वो। ठीक, आपने कहा न्यूक्लियर से बड़ा चीज है, लेकिन सवाल आपसे न्यूक्लियर को लेकर पूछा गया था। धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। सीधा सवाल फयाज साहब कह रहे हैं कि यहाँ की जो डिफेंस नीति है भारत की, उसे बदला जाना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए देश के पास। धनंजय जी जवाब क्या होगा? तो ये कभी रेजोल्यूशन पास करके बताएं तो चाइना को कहें कि भाई खत्म कर दो, खत्म कर दो। भाई साहब, आप अभी चाइना को भी कहिए कि भाई तुम अपने परमाणु हथियार खत्म कर दो। दुनिया के देशों को कहिए, हम तो हमेशा शांति की बात करने वाले लोग हैं। हमने कब दुनिया पर जाकर के अत्याचार किया? कब किसी को तलवार से बताया? कब किसी को कहा कि हमारे सब आइदर माई वे और हाईवे? लेकिन जो माई वे और हाईवे कहने वाले लोग हैं उनको कभी बताए, कभी जाके चाइना को भी समझाए। दूसरा बात आप देखिए, कांग्रेस कितनी मजबूर है और टीवी पर सच बोलने से भी दूर है।
कांग्रेस के देश कितनी इसकी मजबूरी में, अब मजबूरी में कोई मोहब्बत की दुकान खोले तो मजबूत राष्ट्र चाहिए, न कि मजबूर राष्ट्र चाहिए। कांग्रेस के रीजन में 53 आतंकवादी हमले हुए हैं, 53, लेकिन 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री जब से बना है एक भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूरी का आलम ये देखिए कि चैनल पर भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं भाई कांग्रेस के इस चीजों से हम अलग हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट से केरल में लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में और पूरे देश में सटे हुए हैं। अब बताइए अब देश को कांग्रेस जो है इस भूमि को भोग भूमि समझने वाली कांग्रेस जी, उन्होंने ये कहा कि कई मुद्दों पर हम उनसे सहमत नहीं है, उनके सामने भी खड़े हैं, उनके साथ भी हैं। अभी सवाल रखा था हमने अवधेश जी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, अवधेश देश को मजबूती दी हुई है, ये इंदिरा गांधी की देन है। अनिल जी लौटूंगा आपके पास, आपको मैं समझ दूंगा, अपनी बात पूरी करिएगा। अवधेश जी, सवाल ये है कि पूरी दुनिया में हम अभी एक देख रहे हैं कि युद्ध का माहौल है। यूक्रेन के पास कभी न्यूक्लियर वेपन थे, उसने सरेंडर किया, रूस ने उस पर हमला किया। रूस एक न्यूक्लियर ताकत है, किसी नाटो कंट्री की हिम्मत नहीं कि रूस को आंख दिखा सके। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देखिए, उत्तर कोरिया से हमेशा साउथ कोरिया को भय रहता है इस चीज का। ईरान की स्थिति आप देखिए, ईरान चूंकि एक न्यूक्लियर पावर है, अनाउंस्ड नहीं है, फिर भी अमेरिका जो है हिम्मत नहीं करता उस पर हाथ डालने का। एक बैलेंस भी बना हुआ है पूरी दुनिया में इसको लेकर। ऐसे में भारत का न्यूक्लियर वेपन से सुसज्जित रहना आखिर किसी दल को, वो भी भारत के, क्यों खटकेगा? देखिए, दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो युद्ध का वेपन नहीं है, वो एक डिटरेंट होता है कि हमारे पास ये क्षमता है। और दुनिया के, चूंकि दुनिया में महाशक्तियों की गणना उससे हो रही है, चीन ने अगर न्यूक्लियर विस्फोट नहीं किया होता तो वो सुपर पावर की गिनती में नहीं आता। तो इस समय पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर न्यूक्लियर वेपन पर है और भारत उसमें प्रवेश किया है और दुनिया का पूरा डॉक्ट्रिन चेंज किया है। भारत का डॉक्ट्रिन भी स्पष्ट है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक निहायत ही इस देश में हिपोक्रेट, पाखंडी, दूरदर्शिता विहीन पार्टी रही है और इसीलिए मार्क्सवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी की यह दुर्दशा है कि पहले इन्होंने भाजपा को बाहर करो की रणनीति अपनाई 1989 से कि कोई भी पार्टी आ जाए भाजपा बाहर रखो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन, ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये लगातार इनके है। लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था तब चीन न्यूक्लियर वेपन पावर बन चुका था, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस विभाजन के अपने घोषणा में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की है। चीन के साथ इनके रिश्ते बने रहे हैं। कोई भी पार्टी इस देश की होगी, इस स्थिति में हम सब चाहते हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर वेपन खत्म हो। भारत ने अपनी विदेश नीति में घोषणा किया हुआ है कि हम दुनिया को न्यूक्लियर वेपन मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये अपनी परमाणु हथियार खत्म नहीं करेंगे, भारत खत्म नहीं करेगा। ये भारत की नीति है। भारत के नीति के विरोध में जाना, ये देश के विरोध में जाना है। ये देश तय करेगा इस चुनाव में कि जो देश का विरोध कर रहा है उसके साथ जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक दूरदर्शिता विहीन पार्टी है। ये किसानों की बात कर रहे थे, आपको मालूम है नहीं, केरल में आज तक एमएसपी नहीं है। सुनिए, केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी लागू नहीं है। तो ये यहां बैठ के भाषण देना और करना अंतर आता है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, ये दुनिया का सबसे सीरियस इशू है न्यूक्लियर इस समय, कि जो पार्टी न्यूक्लियर वेपन का विरोध कर रही है हम उसके विरुद्ध हैं, भले हमारा राजनीतिक गठबंधन है, टीवी पर बोलने से नहीं होगा। ये बहुत सीरियस इशू है, हमारा देश इसके कारण बैन झेल चुका है दुनिया भर का। फयाज अहमद खान साहब, आप ही के पास आ रही हूँ। अनिल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। फयाज साहब, सीधी बात कही जा रही है कि आपके मैनिफेस्टो में चीन की छाप नजर आ रही है, पहली बात ये। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रहार किया है कि आप देश को शक्ति विहीन बनाना चाहते हैं, यानी ये शक्ति है और इसे खत्म करना चाहते हैं। इस पर प्रिसाइजली जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हम दो लोगों का पहले थोड़ा बोल दें। ज़्यादा मेरे अवधेश जी भी भाजपा का या आरएसएस के बंदे होंगे, धनंजय जी तो है ही हैं। अब देश की गद्दारी की बात कर रहे हैं कम्युनिस्टों का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इतिहास है। कहीं पर आरएसएस और भाजपा, आरएसएस का नहीं मिलेगा, भाजपा का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अब उनसे हमको गद्दारी की बात सुननी पड़ेगी। बड़ा अफसोस है, बड़ा इसकी बात है। आज और जो कह रहे हैं, चाहे कि किसानों को फसल वो नहीं मिलता केरला में, हम कह रहे हैं भैया केरल में जाके देखिए, देश में एक नंबर है, देश को दिशा दिखा रहा है। नहीं, एमएसपी क्यों नहीं है? ये आप जो है गलत यहाँ पर बयान दे रहे हैं। हम देश की सुरक्षा चाहते हैं हर हाल में, देश की जनता को मार करके नहीं, किसानों को मार के नहीं, युवाओं को मार के नहीं,
और हमेशा जो है वहां एक करप्शन का मामला है जो बार बार आता है। हमारे डिफेंस के अंदर जो करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी तो लाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी की बात को क्यों नहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हमने ये भी कहा है उस पर चर्चा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। सिर्फ यही नहीं भ्रष्टाचार चर्चा आप सिर्फ एक जगह करके बाकी लोग नहीं उस चले जा रहे हैं, जापान चले जा रहे हैं। हम देश के अंदर में करप्शन पर इस देश में बात हुई है। ये बात इसलिए है कि आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या यही है कि भारत न्यूक्लियर विहीन हो जाए तो क्यों है? खिलाफ है। हमारा देश अगर मजबूत है तो हमें अंदर से आपको भारत की पॉलिसी तो पता होगी, हमें अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा। अंदर से देश को दीमक की तरह भाजपा की सरकार दीमक की तरह कमजोर कर रही है। फिर आप दूसरे विषयों पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के केक काटने का काम करते हैं। अनिल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल यादव जी, ये जब बहुत क्लियर है और मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे। उस बात को कहेंगे न्यूक्लियर बम की बात करेंगे। नहीं, आप देशभक्ति की अनिल यादव के पास आना पड़ेगा। देखिए काफी देर से इंतजार कर, जब अनिल यादव जी, जब देश में पहले ही न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस है, नो फर्स्ट यूज, तो भला भारत के ऊपर क्यों दबाव बनाया जाए? उन देशों पर दबाव क्यों ना हो जिन्होंने नाभिकीय शक्ति का इस्तेमाल भी किया, दूसरों को उससे डराया भी, और दुनिया में एक तरीके का नियंत्रण हासिल करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी होड़ उनमें उन्होंने लगाई। तो ये जिम्मेदारी उनकी है या भारत की? देखिए, जो इशू नहीं है उसको इशू बनाया जा रहा है। कोई भी किसी के कह देने से या लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, और ये तो देश के मुद्दे हैं, इसे सरकारें ऐसे ही डिसीजन नहीं लेती हैं। पूरी कैबिनेट की बैठक होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री का आकलन आता है, फॉरेन मिनिस्ट्री का आकलन आता है कि भाई कैसे क्या चीजें किस तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया क्योंकि अभी CSDS लोकनीति का अभी सर्वे आया और बताया कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, उसके बाद भ्रष्टाचार है। लेके कौन आया? सुन लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी लाए, पहले उनको हमारा जो मैनिफेस्टो जो नौजवानों को 30 लाख रोजगार देने की बात करता है, उसमें कहते हैं मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं उस सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। किसानों को MSP की बात कर रहे हैं तो कहते हैं मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। हम अपने SC ST OBC को उनका अधिकार देने की बात करते हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग दिखाई देता है। अब भाई बताइए ना, माताओं बहनों को, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं उनको मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है। आज बताइए ना कि किस योजना पर आप, आयुष्मान भारत इनकी योजना थी, फ्लॉप हो गई। CAG ने रिपोर्ट लगाई कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये आवास योजना की बात करते हैं, मोदी जी बताते हैं 4 करोड़ दे चुका हूं, निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में कहते हैं 3 करोड़ दिए, 1 करोड़ घर पता नहीं कौन खा गया। तो ये स्थिति है इनकी योजनाओं की। और एक बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बार बार आ रहा है, ये उस पर जवाब क्यों नहीं देते कि आज लद्दाख के लोग बाहर सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि चीन लगातार घुस रहा है। 4000 किलोमीटर की सीमा से अंदर घुस चुके हैं। डेप्सांग और डेमचौक में क्या स्थिति है बताइए? नरेंद्र मोदी जी का चीन का प्यार इतना ज्यादा है कि हमारे सैनिक एक तरफ शहीद होते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है। चीन के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को नारियल पानी पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, कभी उनके खाने के सामने हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई हल्का आदमी खड़ा हो, देश का अपमान करते हैं। बिल्कुल गलत बात। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। धनंजय तो इसीलिए तो कह रहा हूं, तभी तो देश का अपमान होता है। भाजपा का अपमान होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, देश का अपमान होता है इसलिए हमें समस्या है। जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी बताइए, घुसपैठ का इशू उठाया, करप्शन का तो उठा ही रहे, और इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा भी जा रहा है, हर पार्टी भ्रष्टाचार पे बोल रही है, लेकिन जो घुसपैठ का इशू उठाया उस पर आपका जवाब क्या है? जी देखिए, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, ये इस देश की जनता को अच्छे से पता है, इसलिए कांग्रेस नहीं है। 2G 3G जीजा जी और कोल घोटाला, गेट घोटाला, पेट घोटाला, दुनिया के घोटालों के घटाटोप अंधेरों में, और चीनी चंदा लेते समय मां बेटे ने क्या MOU साइन किया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लिया था, ये देश की जनता अच्छे से जान रही है। और कांग्रेस के कुकर्म भी इस देश की जनता जान रही है। जहां नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। नरेंद्र मोदी जी के जो बात आप कर रहे हैं, जब 2013 में शासन व्यवस्था में आए थे 16,65,297 करोड़ का बजट था। 2023 में 45,03,097 करोड़ का बजट था। इस देश में 40 करोड़ बैंक खाते थे, 225 करोड़ बैंक खाते हैं, 55 सर्वो मेट्रो थी, 27 सर्वो मेट्रो है, 66 एयरपोर्ट बने, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटी आई है। आप एक राहुल बाबा को लॉन्च नहीं कर पाए हैं तो ये आपकी समस्या है ना। लेकिन हम कई विषयों पर चलेगा। लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। नहीं ठीक है, आप लोगों ने अपना समय लिया बोलने के लिए। अवधेश जी, सीधा सा सवाल है, जवाब तो दे रही है भाई। नहीं
बातें समय कर कम रहे हैं। आप समय कम है, हमने आपको पूरा अवसर दिया, आपने तमाम विषयों पे बात की। अवधेश जी, मेरा बहुत अब सिंपल सवाल है कि बीजेपी चाइना, अब चाइना की बात हुई ना अवधेश जी, बीजेपी ठीक, अनिल जी हो गया, अब समय नहीं हमारे पास, एक लास्ट मेहमान है, उनसे उनका कमेंट लेते हैं हम। अवधेश जी, बीजेपी चीन के मामले में कांग्रेस को 1950 से अब तक की नीतियों पर घेरती है और कांग्रेस अब जो मौजूदा हालात है, मौजूदा सरकार है, उसके आधार पर चीन के मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये इतनी लंबी पॉलिसी और ये 10 सालों की पॉलिसी की तुलना आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहने से कांग्रेस को कष्ट होगा। इस समय भारत जो है दुनिया भर में चीन का मुकाबला कर रहा है। उसकी घेरेबंदी के समानांतर भारत दुनिया के देशों का अफ्रीका सम्मेलन करके चारों तरफ घेरा है। चीन की नीति भारत में 1962 के बाद जरूर बदली है, लेकिन 1962 तक की जो नीति है वो दुनिया के सामने है, वो भूले हो चुकी हैं। लेकिन इस समय जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में ये इशू बनता है, इस चुनाव में चीन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, हमारे पास माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है कि अब आपके पास समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।